प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता लेकर आए हैं। डी ब्लॉक का सेकंड वीडियो। तो हेडिंग दीजिए, डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषताएं। डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषताएं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक के तत्वों का जो हम लोगों को पढ़ना है वह मेनली 3D सीरीज का पढ़ना है। आपको बताया गया है कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 सीरीज में बांटते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 सीरीज में बांटा जाता है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, ये क्या है, तो वे मेरा पिछला वीडियो यानी डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स का फर्स्ट वीडियो देखें, उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो 3D सीरीज के तत्व आपको बताया गया था कि वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरते हैं वे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब डी शुरू कहां से होता है, तो 1 में तो केवल एस होता है, 1s, 2 में 2s होता है, 2p होता है, तो 2 में भी डी नहीं होता है, 3 में 3s, 3p और 3d, यानी डी जो है वह तीसरे ऑर्बिट से शुरू होता है, 3d से शुरू होता है। उसके बाद 4d, 5d, 6d ऐसे आता है। तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा वे 3D सीरीज के तत्व होंगे। उसी तरह जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा वे 4D सीरीज के तत्व होंगे। तो 3D सीरीज के तत्वों के बारे में ही हम लोग को प्रायः इस चैप्टर में पढ़ना है और ज्यादातर उसी से क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखते हैं 3D सीरीज के तत्वों का। 3D सीरीज के तत्व, तो 3D सीरीज के तत्व कौन है, तो देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एवं जिंक, ठीक है ना। अब इनका इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, ठीक है। इसका लिखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। देखिए सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में भरते जा रहा है। इसका लिखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। इसका देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 3p6 के बाद 4s2, 3d कितना हो गया, 2 8 10 8 18 2 20, 4 बच रहा है। लेकिन आपको बताया गया था कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो इसमें 1 हो जाएगा और इसमें 5, तो ये D5 हो गया, अर्ध भरा हो गया, तो ये भी अस्थाई हो गया, और ये S अर्ध भरा है तो ये भी अस्थाई है। उसके बाद इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें कर देते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ एक इसमें चला गया तो D10 हो गया। अब D पूरा भर गया और S भी आधा भरा है तो दोनों अस्थाई हो गया। इसका हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक है, तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3d सीरीज के तत्वों का परमाणु संख्या 21 से लेकर के परमाणु संख्या 30 तक। अब इनका बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको ध्यान रखिएगा, बाहर वाला S और D का 4s1 3d1 है, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10, 4s2 3d10। इसी का हम लोग को आगे जरूरत पड़ेगा। तो ये परमाणु संख्या 21 से 30 तक यानी 3d सीरीज के तत्व हैं। बहुत लड़कों का डिमांड था कि सर 3d सीरीज को याद करने का ट्रिक बता दीजिए, तो चलिए इसका ट्रिक भी बता दे रहे हैं। थ्री डी सीरीज के जो तत्व हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एवं जिंक। क्लियर आ रहा है? थोड़ा देख लें। चलिए बिल्कुल क्लियर है। परमाणु संख्या 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इन्हीं का ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में 3D सीरीज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर कंडीशन में भी 3D सीरीज से ही आते हैं। तो चलिए इसको याद करते हैं। आप ही लोग की तरह दो लड़के थे, बिल्कुल मनचले, मतलब आप लोग मनचले नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं, ठीक है ना। देखिए एक लड़का क्या कह रहा है, स्कर्ट टाइट है भाई। दूसरा कह रहा है क्या करोगे, मन फेर लो, मन फेर लो, नहीं तो कोई निकल कर पूछेगी क्यों, जिंदा रहना है कि नहीं। देखिए स्कर्ट SC, टाइट TI, भाई भी, क्या करोगे CR, मन MN, फेर FE, को CO, नी NI, क्यों CU, जिंदा ZN। तो ये ट्रिक याद रखना है। 3-4 पढ़ेंगे तो ट्रिक याद हो जाएगा और एक बार याद होगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या ट्रिक है, स्कर्ट टाइट है भाई, क्या करोगे, मन फेर लो, नहीं तो कोई निकल कर पूछेगी क्यों, जिंदा रहना है कि नहीं। बस यही ट्रिक याद कर लेना है। ये 3D सीरीज का ट्रिक है और बहुत लोग YouTube पर कमेंट में भेजे थे कि सर 3D सीरीज याद करने का ट्रिक बताइए, तो ये 3D सीरीज आप लोग याद हो जाएगा आसानी से। चलिए इसको मिटाते हैं। तो ये हम लोग देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं धात्विक गुण, मेटालिक नेचर। देखिए 3D सीरीज के या D ब्लॉक के जितने भी धातु हैं, जितने भी तत्व हैं, वे सभी धातु हैं।
डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, उनमें मजबूत धात्विक बंध पाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं पॉइंट वाइज कि डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। अब किसमें धात्विक गुण कम होगा, किसमें धात्विक गुण अधिक होगा? तो देखो बाबू, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है। आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, इसलिए हम साथ साथ पॉइंट वाइज लिखते जा रहे हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया? तो देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखते हैं 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी देखे थे, क्या था? 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, 3D10 4s2। ये बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहरी डी और एस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए, डी में कैसे पता चलेगा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है? जिसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन है वह पूरा भरा हुआ है, उसमें अयुग्मित नहीं होगा। अयुग्मित का मतलब समझ रहे हैं? अयुग्मित मतलब जो जोड़ा में नहीं, अकेला हो। युग्मित मतलब होता है जोड़ा, और अयुग्मित मतलब अकेला। ठीक है, जैसे देखिए डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अकेला है कि जोड़ा में? अकेला है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया? 1। अब एस में 2 है, ये एस हो गया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये जोड़ा में ही रहेगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होगा। उसी तरह यहाँ 3D2 है, तो 3D में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो दोनों अयुग्मित है, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। उसी तरह यहाँ 3D3 है, 4s2 है, तो 4s2 है तो ये पूरा भरा हुआ है। 3D3 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भर गया, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। यहाँ देखिए 3D5 है तो 1 2 3 4 5 अयुग्मित है। 4s1 है तो 4s में, अब यहाँ अयुग्मित कितना हो गया? तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए 3D5 है तो 3D5 हो गया, 4s2 है तो 4s2 हो गया। अब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 5, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया 5। क्लियर? यहाँ देखिए 3D6 है और 4s2 है तो 4s2 हो गया। 3D6 1 2 3 4 5 6, तो अयुग्मित कितना हो गया? 1 2 3 4 अयुग्मित हो गया, तो 4 अयुग्मित हो गया। उसी तरह 3D7 4s2, तो 4s2 हो गया। 3D7 1 2 3 4 5 6 7, कितना अयुग्मित हो गया? 3, तो अयुग्मित यहाँ पर हो गया 3। उसी तरह 3D8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3D8, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। 3D यहाँ 10 है, 10 मतलब ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ तो इसमें तो अयुग्मित नहीं होगा, सब युग्मित हो गया। लेकिन 4s1 है तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। और यहाँ ये भी पूरा भरा हुआ है 3D10, 4s भी पूरा भरा हुआ है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। अब देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो धात्विक बंध की मजबूती बढ़ेगी, यानी धात्विक बंध की प्रबलता यानी मजबूती। तो देखिए, यहां से यहां तक आ रहे हैं
तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो धात्विक बंध की मजबूती क्या होगी, बढ़ता है। फिर यहां से यदि आगे बढ़ेंगे तो धात्विक बंध, चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है इसलिए धात्विक बंध की मजबूती क्या होगी, घटेगी, यानी घटता है। तो क्लियर हो गया। धात्विक बंध किसमें ज्यादा होगा, तो सबसे मजबूत धात्विक बंध किसमें होगा, तो इसमें होगा, क्रोमियम वाला में। इसमें सबसे मजबूत धात्विक बंध, और सबसे कमजोर किसमें होगा, तो इसमें, यानी कौन सा वर्ग है, तो ये वर्ग 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ग्रुप 12 के जो तत्व हैं इनमें सबसे कमजोर धात्विक बंध होता है, सबसे कमजोर धात्विक बंध। ठीक है ना, क्लियर हो गया। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं, क्लियर। अब धात्विक बंध किसमें ज्यादा मजबूत होगा, किसमें कम मजबूत होगा, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी उसमें धात्विक बंध सबसे मजबूत होगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी उसमें धात्विक बंध कमजोर होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी हम लोग देख लिए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 6 है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो धात्विक बंध की प्रबलता बढ़ती है। यहां से देखिए 5, 4, 3, 2, 1, 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है इसलिए धात्विक बंध क्या होता है, कमजोर होते जाता है, इसकी प्रबलता घटते जाती है। सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ग्रुप 6 के तत्वों में है इसलिए यह सबसे मजबूत धात्विक बंध होता है इसमें, और सबसे कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए सबसे कमजोर धात्विक बंध ग्रुप 12 में होता है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए इसको ऐसे ही ऊपर हम लोग नोट कर लेते हैं। अगला हम लोगों का टॉपिक है तीसरा, गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, इसका जरूरत पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले नोट कर लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए इसको मिटा देते हैं। गलनांक देखिए, डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं इनका गलनांक एवं क्वथनांक कुछ होता है। ठीक है ना, डी ब्लॉक के धातु मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब किसका गलनांक ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो जिसमें धात्विक बंध मजबूत होगा उसमें गलनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। अब धात्विक बंध कब मजबूत होगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो धात्विक बंध मजबूत होगा, और धात्विक बंध मजबूत होगा तो गलनांक अधिक होगा। अब हम लोग अभी देखे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हो गया। ठीक है ना, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो धात्विक बंध की मजबूती यानी प्रबलता बढ़ेगी। तो धात्विक बंध की प्रबलता यहां से यहां तक बढ़ रहा है, यहां तक धात्विक बंध की प्रबलता क्या होता है, बढ़ता है, अभी हम लोग देखे थे, और इसके बाद घटता है, घटता है। अब धात्विक बंध की मजबूती बढ़ेगी तो गलनांक बढ़ेगा, यानी गलनांक का ऑर्डर, तो गलनांक भी यहां से स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाएंगे तो बढ़ता है, और उसके बाद क्या होगा, मैंगनीज से यहां पर बढ़ेंगे, मैंगनीज से तो घटता है। ठीक है ना, यानी सबसे अधिक
ये ग्रुप 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सबसे अधिक गलनांक किसका होगा? तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किसके पास है? क्रोमियम के पास। तो धात्विक बंध भी सबसे मजबूत इसका होगा और गलनांक भी सबसे अधिक इसका होगा, यानी इसका सर्वाधिक गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, यानी 3D सीरीज में सबसे अधिक गलनांक किसका होगा? तो क्रोमियम का होगा। या यूं कहें कि डी ब्लॉक में सबसे अधिक गलनांक किसका होगा? तो ग्रुप 6 के धातुओं का, ग्रुप 6 के धातुओं, जैसे क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, इसमें सब आता है, तो इनका गलनांक सबसे अधिक होता है। यहां पर आकर के अचानक घट जाता है, एबनॉर्मली मतलब असामान्य रूप से कम हो जाता है, कम गलनांक हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें 3d5 4s2, ये नहीं देखे थे इसका, तो 4s इसका भरा हुआ है और d जो है ये हाफ फील्ड है, अर्ध भरा है। तो अर्ध भरा ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी इनकी अपेक्षा और इसकी अपेक्षा इसमें अर्ध भरा ऑर्बिटल होने के चलते D5 अर्ध भरा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड बनाने में ये कम भाग लेगा। बॉन्ड बनाने चूंकि अस्थाई है और अस्थाई होगा तो बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, बॉन्ड में भाग लेना नहीं चाहेगा, तो बॉन्ड कमजोर होगा, और बॉन्ड कमजोर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी असामान्य रूप से कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? तो हाफ फील्ड यानी अर्ध भरे डी ऑर्बिटल के कारण, अर्ध भरे डी ऑर्बिटल के कारण, ठीक है ना। फिर यहां से चलते हैं तो घटता है। अंत में ग्रुप 12 के जो तत्व हैं इनका सबसे कम होता है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? तो ग्रुप 12 के तत्वों का, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3d10 4s2। 3d10 4s2 मतलब पूर्णतः भरे ऑर्बिटल हैं। d ऑर्बिटल भी पूरा भरा है, s ऑर्बिटल भी पूरा भरा है। जब पूर्णतः भरा ऑर्बिटल है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेना नहीं चाहेगा। d तो इसका भाग ही नहीं लेता, केवल s भाग लेता, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? ग्रुप 12 के तत्वों का। रीजन क्या हुआ? पूर्ण भरा d ऑर्बिटल, पूर्ण भरा d ऑर्बिटल, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के कारण ही इनको स्यूडो ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। तो ये हम आपको समझाए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में। एक बार फिर से समझ लीजिए शुरू से। ये 3D सीरीज के तत्व हैं। किस सीरीज के? तो 3D सीरीज के, ठीक है। इसका अभी ट्रिक आपको होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी आपको धात्विक गुण में पिछला में हम समझाए कि 1 2 3 6 5 4 3 2 1 0। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी तो धात्विक बंध की प्रबलता बढ़ेगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है तो धात्विक बंध की प्रबलता देखिए बढ़ रही है, और धात्विक बंध जितना मजबूत होगा उतना ही गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा? मजबूत होगा। गलनांक एवं क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। जितना ही धात्विक बंध मजबूत होगा उतना ही गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड मजबूत होगा तो गलाने के लिए, आकर्षण बल को कमजोर करने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तभी ना वह गलेगा। ठोस से द्रव में बदलने का मतलब कि कणों के बीच के आकर्षण बल को कमजोर कर देना। आकर्षण बल कमजोर होगा तो कण अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो कहेंगे कि ठोस से द्रव में बदल गया। तो बॉन्ड जितना मजबूत रहेगा उतना ही ज्यादा हीट देना पड़ेगा आकर्षण बल को कमजोर करने के लिए।
तो यहाँ देख रहे हैं कि बॉन्ड का मजबूती धात्विक बंध की प्रबलता बढ़ रही है, इसलिए गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा। सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में है, इसलिए धात्विक बंध सबसे मजबूत होगा, इसलिए इसका गलनांक सबसे अधिक होगा। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप 7 में। ग्रुप 7 में देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d π5 4s2। इसमें d अर्ध भरा है और अर्ध भरे जो ऑर्बिटल होते हैं वे अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। तो ये ज्यादा अस्थायी है तो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेना चाहेगा, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा तो बॉन्ड कमजोर होगा, बॉन्ड कमजोर होगा तो उसको जल्दी पिघलाया जा सकता है, कम हीट देकर पिघलाया जा सकता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, असामान्य रूप से अचानक कम हो जाता है। रीजन क्या हो गया, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, डी जो है अर्ध भरा है। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है तो धात्विक बंध की मजबूती घटेगी, इसलिए गलनांक घटता जाएगा। सबसे कम गलनांक किसका होगा, तो ग्रुप 12 के तत्वों का। डी ब्लॉक में ग्रुप 12 के तत्वों का गलनांक सबसे कम होता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, मरकरी आप सुने हैं कि वह लिक्विड मेटल होता है, द्रव धातु होता है। तो गलनांक और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका हो गया, ग्रुप 12 के तत्वों का। रीजन क्या है, तो इनके ऑर्बिटल पूर्णतः भरे हैं। जब पूर्णतः भरा होगा तो बॉन्डिंग में भाग लेना नहीं चाहेगा, इसलिए इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम हो जाता है, इसीलिए इनको स्यूडो ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करके लिखा दे रहे हैं ताकि आपका नोट भी कंप्लीट होते चले। तो चलिए लिखते हैं इसको। आप लोग भी नोट करते जाएंगे। ग्रुप 6 के धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा तो धात्विक बंध सबसे ज्यादा मजबूत होगा, और धात्विक बंध ज्यादा मजबूत तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक। अब चलिए ग्रुप 7 के धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट असामान्य रूप से कम हो जाने का कारण अर्ध भरा डी ऑर्बिटल है। ये सब अभी समझाए हैं। ग्रुप 12 के धातुओं में पूर्ण भरे डी तथा एस ऑर्बिटल के कारण इनमें धात्विक बंध सबसे कमजोर होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ग्रुप 12 के तत्वों को स्यूडो ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है झूठा, ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक के धातुओं को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं।
संक्रमण धातु क्यों कहा जाता है, पहले वीडियो में भी बताया गया कि किसको वास्तव में संक्रमण धातु कहा जाता है। वहां भी जिंक वह क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। आपको बताया गया था कि यदि डी ब्लॉक के किसी तत्व या उसके किसी भी एक आयन में अर्ध भरा डी ऑर्बिटल हो, अपूर्ण डी ऑर्बिटल हो, पूर्ण भरा हुआ डी नहीं हो, तब वह संक्रमण तत्व कहलाता है। लेकिन जिंक का जो एटम होता है, परमाणु होता है, या जिंक का एक ही आयन होता है Zn+2, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो डी पूर्ण भरा होता है। तो डी जब पूर्ण भरा होगा, किसी भी धातु के परमाणु या किसी भी एक आयन में डी अपूर्ण नहीं पाया जाएगा तो वह संक्रमण धातु नहीं कहलाएगा। तो जिंक वहां पर फुलफिल नहीं करता है। दूसरा है कि संक्रमण धातुओं के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी जो ग्रुप 12 के धातु हैं, इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। यहां भी संक्रमण तत्व का यह क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। इसलिए संक्रमण तत्वों के साथ रहते हुए भी, डी ब्लॉक के तत्वों के साथ रहते हुए भी डी ब्लॉक के गुणों को नहीं दर्शा रहा है, इसलिए इसको झूठा संक्रमण धातु यानी स्यूडो ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग डी ब्लॉक के धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। देखिए, डी ब्लॉक के धातु जो होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या। क्यों इनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है? तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम मैंगनीज का लिख दिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो ये बाहर वाला जो s और d है, इनकी ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। यदि 4 को हम n माने तो यह n s हो गया, और 4 को n मानेंगे तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, n-1 d हो गया ये। तो ये ns और n-1d जो ऑर्बिटल है, यानी 4s और 3d, बाहर वाला s और सटा हुआ d, इन दोनों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। इसलिए इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये भाग ले सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। अब जैसे S में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 से लेकर के और टोटल कितना हो गया 2 5 7, तो ये +7 तक दर्शा सकता है। यानी S में जितना इलेक्ट्रॉन है उससे लेकर के टोटल D और S का इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा तो मैक्सिमम वहां तक वह ऑक्सीडेशन नंबर दर्शा सकता है। यानी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो 2 और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जोड़ देंगे। S और D के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को टोटल जोड़ देंगे तो वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो चलिए, इसमें S में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और D में कितना है 5, तो 2 से लेकर के S और D को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 7। तो देखिए 2 से लेकर के 7 तक दर्शा रहा है। उसी तरह स्कैंडियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। टाइटेनियम +2 +3 +4, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो 3d2 4s2, यानी अधिकतम कितना दर्शा सकता है, तो 2 2 कितना हो गया 4, तो अधिकतम देखिए 4 तक दर्शा रहा है। उसी तरह से यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें वेनेडियम का तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा 21 22 23 होता है इसका, 2 8 10 8 18 2 20 3 23। तो अधिकतम कितना होगा, तो अधिकतम के लिए हम लोग लास्ट वाला S और D के इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो 2 3 5, तो देखिए यहाँ 5 तक दर्शा रहा है। उसी तरह क्रोमियम का यहाँ पर लिखेंगे क्रोमियम 24 का, तो क्रोमियम में देखिए लास्ट में क्या होता है 4s1 3d5, तो
तो यह अधिकतम कितना दर्शाएगा, तो लास्ट वाला एस और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, मैक्सिमम उतना ही दर्शाएगा। तो 1 + 5 कितना हो गया 6, तो देखिए अधिकतम +6 तक दर्शा रहा है। इस तरह से डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वे परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं, और इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो एस और डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, जोड़ देना है। एस का इलेक्ट्रॉन और डी का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ देना है, वही इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं उत्प्रेरकी गुण के बारे में। उत्प्रेरक का नाम आप लोग सुने हैं, सबको कई बार उत्प्रेरक के बारे में बताया गया है कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं लेकिन अभिक्रिया के बाद स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। सब लोग समझ रहे हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो नहीं समझे हैं वे देहात में झगड़ा लगाने वाले को देखे होंगे। झगड़ा लगाने वाला दो आदमी के बीच झगड़ा लगा देता है, और जैसे ही झगड़ा शुरू हो जाता है वैसे ही धीरे से घसक जाता है। वही काम उत्प्रेरक का है। दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा लेकिन अभिक्रिया के बाद स्वयं अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उत्प्रेरक वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं लेकिन अभिक्रिया के बाद स्वयं मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से दोनों रूप से अपरिवर्तित रहते हैं। न उनकी मात्रा में परिवर्तन होता है न गुण में परिवर्तन होता है। तो चलिए पहले उत्प्रेरक की परिभाषा लिख लेते हैं। वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं लेकिन अभिक्रिया के बाद स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब देखिए उत्प्रेरक प्रायः डी ब्लॉक के धातु, कुछ धातु और उनके यौगिक होते हैं। तो लिख लेते हैं डी ब्लॉक के कुछ धातु तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के धातु तथा यौगिक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार क्यों करते हैं, ऐसी क्या विशेषता है कि वे उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। तो देखिए इनके उत्प्रेरकीय गुण के निम्नलिखित कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, और दूसरा है रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति। रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब उस पर पड़ेगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी धातु में परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और उच्च कक्ष में जाएंगे, और उच्च कक्ष में जाएंगे
तो फिर वहां से जब लौटेंगे तो ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे और वह उत्सर्जित ऊर्जा उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का काम करता है, संक्रियण ऊर्जा का काम करता है। और संक्रियण ऊर्जा जब मिलेगा तो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। दूसरा है रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति। डी ऑर्बिटल खाली है तो अभिक्रिया के लिए ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल प्रोवाइड करेगा। खाली जगह यदि ज्यादा होगा तो अभिक्रिया के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा। और यदि अभिक्रिया के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति अभिक्रिया के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा, अभिकारकों का सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये दो मुख्य कारण हैं डी ब्लॉक के धातुओं तथा उनके यौगिकों के उत्प्रेरकीय गुण का। पहला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और दूसरा रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो होता है NO और H2O बनता है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि हम लोग पढ़े हैं वहां पर ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। उसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जब अमोनिया का निर्माण होता है, आयरन उत्प्रेरक का यहाँ पर काम करता है और मोलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है। 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 वायुमंडलीय दाब पर यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्प्रेरक आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर एक नया नाम सुने हैं वर्धक। वर्धक क्या होता है, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है उसको वर्धक कहते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट दो आदमी के बीच झगड़ा नहीं लगाते हैं, वे झगड़ा लगाने वाले को उकसाते हैं कि तुम झगड़ा लगाओ। वही काम वर्धक का होता है, प्रोमोटर का होता है। यह झगड़ा लगाने वालों को यानी उत्प्रेरक को उकसाता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, उत्प्रेरक की दक्षता को बढ़ाने वाला जो पदार्थ होता है वह वर्धक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ प्लेटिनम, आयरन, मोलिब्डेनम ये सभी क्या है, सभी डी ब्लॉक के धातु हैं। उसी तरह देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का जब ऑक्सीकरण होता है V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यहाँ V2O5 वेनेडियम किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का ही है। ठीक है ना, तो ये डी ब्लॉक के सभी धातु या उनके यौगिक हैं जो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। यह अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा इस अभिक्रिया का यूज किया जाता है। तो चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं जटिल यौगिकों का निर्माण। डी ब्लॉक के धातुओं का एक बहुत ही प्रमुख गुण है कि ये जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, लिखते हैं यहां पर डी ब्लॉक के धातु प्रायः जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जटिल यौगिक क्या होता है, देखिए जैसे साल्ट जो होता है लवण दो तरह का, एक होता है सामान्य लवण और एक होता है जटिल लवण। जटिल यौगिक को जटिल लवण भी कहा जाता है। सामान्य लवण क्या हो गया, जैसे NaCl, इसमें एक Na+ है एक Cl- है, ये सामान्य लवण हो गया। लेकिन इस तरह का यदि कोई फार्मूला आपको मिले K4Fe(CN6), यहां पर यह नॉर्मल आयन हो गया। लेकिन यह जो आयन है इसमें दो तरह का आयन है, एक है पोटेशियम आयन, 4 पोटेशियम आयन है, और एक यहां पर है Fe(CN6)4-। यह आयन कहलाता है जटिल आयन। जटिल आयन इसको प्राय स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यदि किसी यौगिक में आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल देखें तो ये समझें कि जटिल यौगिक है, जटिल लवण है। और यह आयन कहलाता है जटिल आयन कॉम्प्लेक्स
आयन कहलाता है या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो इस तरह के यौगिक प्राय कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक के धातु बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के धातु जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्यों? तो देखो बाबू, इसको नोट कर लीजिएगा। डी ब्लॉक के धातुओं द्वारा जटिल यौगिकों के निर्माण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है छोटा परमाणु आकार, दूसरा है उच्च नाभिकीय आवेश, और तीसरा है रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी ब्लॉक के धातु प्राय जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्यों? तो 3 रीजन हो गया, छोटा परमाणु आकार, उच्च नाभिकीय आवेश और रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति। देखो बाबू, डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं वे प्राय इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो धनायन होंगे, और धनायन का आकार जितना छोटा होता है उतना ही ऋणायन को ज्यादा आकर्षित करता है। ऋणायन को ज्यादा आकर्षित करेगा तो वह जो यौगिक बनेगा वह ज्यादा अस्थायी होगा। दूसरा है उच्च नाभिकीय आवेश, इन पर चार्ज ज्यादा, अभी हम लोग देखें कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। इनकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग देखें कि +2 से लेकर +7 तक वैरी करती है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या, सब ये जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी पॉजिटिव में होगी, जैसे Mn का +7 तक होता है। तो जितना प्लस चार्ज ज्यादा रहेगा, नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा रहेगा उतना ही माइनस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऋणायन को ज्यादा आकर्षित करेगा, तो यौगिक जो है ज्यादा अस्थायी होगा। तीसरा है रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति। डी ऑर्बिटल जितना खाली होगा उतना ही पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा मिलेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा मिलेगा तो अभिक्रिया का दर ज्यादा होगा। दूसरा, जितना ही रिक्त डी ऑर्बिटल ज्यादा होगा उतना ही लिगेंड जब जटिल यौगिक का निर्माण होते हैं तो जटिल यौगिक में जो आयन डी ब्लॉक के रिक्त ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको कहा जाता है लिगेंड। तो जब डी ऑर्बिटल खाली रहेगा तो लिगेंड आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट करके जुड़ जाएगा और इस तरह से जटिल यौगिक बनेगा। जैसे देखते हैं कि एग्जांपल, जैसे देखिए K4FeCN6 यह जटिल यौगिक है। कैसे बनता है? तो यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया गया है। जो लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं जानते हैं वे लोग, मेरा YouTube पर एक वीडियो है ऑक्सीडेशन नंबर बाय, आप टाइप करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर बाय संजीव मिश्रा संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस, तो वह वीडियो आ जाएगा। पूरी तरह से पूरा डिटेल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पोटेशियम ग्रुप 1 का धातु है। ग्रुप 1 के धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है? +1 होती है। 4 पोटेशियम है तो +4 हो गया। Fe का निकालना है x मान लिए, Cn का -1 होता है, 6 Cn है तो -6 हो गया, इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी आ गई? +2। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। पहले Fe का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 यहां से निकल गया, ये 0 हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चौथा ऑर्बिट आ गया तो इसमें p भी होगा, d भी होगा, भले इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, खाली रहे, लेकिन ये तो होगा ही, ठीक है ना। अब चलिए बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं।
Fe+2 का 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, ये D हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 2 3 4 5 6, 4s खाली है, 4p खाली है, ठीक है। अब यहां पर लिगेंड क्या है Cn। जटिल यौगिक में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो धातु होता है इसको कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम, और इस धातु के अलावा जो रहता है उसको कहा जाता है लिगेंड। यानी Fe यहां पर क्या हो गया, तो सेंट्रल मेटल एटम, और Cn- क्या हो गया, तो लिगेंड हो गया। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है, बहुत जल्दी उसका भी जुड़ जाएगा। तो ये लिगेंड क्या करते हैं कि लिगेंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करते हैं इसमें, ठीक है ना। अब Cn पर -1 चार्ज है, Cn निगेटिव लिगेंड है। Cn जो है हम लोग पढ़ेंगे कि Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। लिगेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है वीक और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में यह टेंडेंसी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को पुश करके पेयरिंग करा देता है। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको पुश करेगा, ये आकर यहाँ पेयर्ड हो जाएगा, यह आकर यहाँ पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। दो तरह के लिगेंड होते हैं। देखिए एक बार फिर से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीज होता है, एक मेटल आयरन मेटल है और दूसरा लिगेंड। मेटल के पास d ऑर्बिटल है, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे, d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4s खाली है, 4p खाली है। अब यह लिगेंड दो तरह का होता है, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड जैसे मान लीजिए F- हो गया, Cl- हो गया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे Cn- हो गया, NH3 हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को इधर से धक्का देकर के, पुश देकर के पेयरिंग करा देता है। ये आकर यहां पेयर्ड हो जाएगा, तो देखिए यहां पर यह आकर के पेयर्ड हो गया, ये आकर यहां पेयर्ड हो गया, तो ये दो खाली हो गया, इधर 4s खाली है, इधर 4p खाली है। लिगेंड कितना है 6 लिगेंड है, तो यहाँ 6 खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। तो चलिए गिन लीजिए, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब Cn- क्या करेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखिए आपको लिखाए थे कि डी ब्लॉक के तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसके 3 रीजन। जो लास्ट वाला रीजन था क्या था, रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति। तो यहाँ खाली डी ऑर्बिटल है, तभी ने ये लिगेंड आया अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इसलिए डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं उनके पास रिक्त ऑर्बिटल होता है। रिक्त ऑर्बिटल के चलते लिगेंड जो होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें प्रदान कर देते हैं, और प्रदान कर देते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक बन जाता है। इस तरह से बन जाता है K4FeCN6। ये एक्चुअली अगले चैप्टर में हम लोग को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ पर हम इसको बता दिए ताकि यहाँ पर टॉपिक आ गया था कि रिक्त डी ऑर्बिटल होगा तो कैसे जटिल यौगिक के निर्माण में सहायक होगा। तो रिक्त डी ऑर्बिटल या रिक्त ऑर्बिटल के चलते लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट कर देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उप सहसंयोजक बंधन बनाएगा। इस तरह से 6 Cn यहाँ Fe+2 से जुड़ गए और K4FeCN6 बन गया। तो आज हम लोग देखे डी ब्लॉक के धातुओं की कुछ सामान्य विशेषताएं। अगले वीडियो में यानी कल के वीडियो में ये आप लोगों का डी ब्लॉक के धातुओं की सामान्य विशेषता में कलर और उसका चुंबकीय गुण देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के लिए थैंक यू।